प्रकाश कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव में श्वसन, जो कि अध्याय 6 जीव प्रक्रम से है कि जो मानव है उसमें जो श्वसन की जो क्रिया होती है वह किस प्रकार से संपन्न होती है। तो आइए शुरू करते हैं। मानव में श्वसन प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले जो अंग है, जो कि हम डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे कि जो मानव में जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो जो श्वसन क्रिया में जो भाग लेते हैं, मतलब मानव में जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह मानव में उपस्थित श्वसन तंत्र के द्वारा होती है। किसके द्वारा? श्वसन तंत्र के द्वारा होती है। तो यहाँ पर जो श्वसन जो तंत्र होता है वह किसे कहते हैं, पहले हम देखेंगे मानव में श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? श्वसन तंत्र ध्यान से देखिए, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? मतलब जिसके द्वारा मानव में क्या किया जाता है? गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। जिसके द्वारा मानव के शरीर में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, और गैसों के आदान प्रदान में जो अंग भाग लेते हैं और उन अंगों के जो भाग लेने वाले जो अंग हैं वह सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग हैं उन्हीं से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? श्वसन तंत्र का निर्माण हुआ है। मतलब श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। ध्यान से देखिए, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग है वह कौन कौन से हैं? पहला आता है नासाद्वार, जिसे हम क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। डायग्राम में देखेंगे नासाद्वार क्या होता है? नासाद्वार, नासाद्वार ये वाला जो भाग है यहाँ पर, नासाद्वार ये वाला जो भाग हम देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा? नासाद्वार। सामने ध्यान से देखिए, नासाद्वार, जो नासाद्वार होता है, जो नाक होता है, ये दो भागों में विभाजित होता है। किसमें होता है? दो भागों में विभाजित होता है। दायां भाग और बायां भाग, दो भागों में विभाजित होता है। उसके बाद में दूसरा आता है मुख गुहा, जो कि श्वसन तंत्र का दूसरा भाग है। श्वसन तंत्र का दूसरा भाग है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? गैसों को ग्रहण किया जाता है और बाहर की ओर वायुमंडल में छोड़ा जाता है। मुख गुहा। आगे देखेंगे ग्रसनी, जो क्या करती है? नासाद्वार तथा मुख गुहा को जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? नासाद्वार और मुख गुहा दोनों को क्या करती है? जोड़ने का जो कार्य करती है वह करती है हमारी ग्रसनी। आपने पाचन तंत्र में भी पढ़ा होगा, ग्रसनी जो क्या करती है? भोजन को लाने और ले जाने का कार्य करती थी। कहां पर? आमाशय तक ले जाने का कार्य करती। यहां पर ग्रसनी का क्या कार्य है? नासाद्वार तथा मुख गुहा से क्या करना? गैस को अंदर की ओर ले जाना, वायुमंडल से गैस को अंदर की ओर ले जाना और वापस बाहर वायुमंडल में छोड़ने का कार्य करती है कौन? ग्रसनी। उसके बाद में आते हैं कंठ। आपने सुना होगा कंठ, जो हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वनि उत्पन्न अंग भी कहते हैं। वाक तंतु भी इसे कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेरिक्स कहते हैं। इनके द्वारा क्या की जाती है? ध्वनि उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है? ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जो कि हम आगे से स्पष्ट से पढ़ेंगे। देखो, पहला आया जो कि प्रथम मार्ग है, जिसके द्वारा गैस को ग्रहण किया जाता है। नंबर 2 हमने लिखा है मुख गुहा का मतलब मुंह से जो गैस हम ग्रहण कर रहे हैं उसे। नंबर 2। नंबर 3 ग्रसनी। नंबर 3 कौन आएगी? ग्रसनी। नंबर 4 कंठ, जिनके द्वारा क्या किया जा रहा है? ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। क्या की जा रही है? ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। नेक्स्ट उसके आगे श्वास नली, समझ में आया? श्वास नली मतलब एक मुख्य नली, श्वास नली जो क्या कर रही है? नासाद्वार, मुख गुहा और क्या कर रही है?
इनके बाद ग्रसनी के माध्यम से जो क्या कर रही है, गैसों को क्या कर रही है, फेफड़ों तक ला रही है, फुफ्फुस तक ला रही है। उसका कौन है, श्वास नली। कौन है, श्वास नली। फिर श्वास नली क्या हो जाती है, आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। दो भागों में विभाजित हो गई, श्वसनी या फिर श्वसनिकाएं। यहाँ पर हमने एक श्वसनी, एक नाम लिखा है, एक के बारे में बताया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्वसनी। यदि हम क्या करें, दोनों को प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगी, श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं क्या हो जाएगी, श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं, ध्यान से देखना। अब इन श्वसनिकाओं के आगे क्या होती है, कुपिकाएं। क्या होती है, कुपिकाएं, जो कि क्या करती है, वायु को छानने का कार्य कर रही है। क्या कर रही है, वायु को छानने का कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्या जाएगी, श्वास नली। क्या जाएगी, श्वास नली। नेक्स्ट श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। और क्या जाएगी, कुपिकाएं। कुपिका क्या जाएगी, कुपिका। और कुपिका के बाद में आ जाते हैं हमारे फुफ्फुस। क्या हो जाते हैं, फुफ्फुस, जो क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फुफ्फुस। क्या पढ़ेंगे, फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होते हैं, फेफड़े। क्या होते हैं, फेफड़े। फुफ्फुस को क्या कहते हैं, फेफड़े। नेक्स्ट आ जाता है डायफ्राम। क्या आ जाता है, डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, फेफड़ों, फुफ्फुस के नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला, उदर गुहा में नीचे वाला जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। जो कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो फुफ्फुस होते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। अब हम यहाँ पर जो मानव जो श्वसन तंत्र है, इसमें जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। किसे समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। ध्यान से देखना, मानव में श्वसन तंत्र को हम स्पष्ट से समझेंगे। और मानव में जो श्वसन की जो प्रक्रिया हो रही है, जो हम श्वास ले रहे हैं, बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, इसे हम क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, नासागुआ। क्या आ रहा है, नासागुआ। जो नासागुआ है, ये क्या होते हैं, हमारे नाक। क्या है, नाक, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा जो नासागुआ है, इसके द्वारा शुद्ध वायु को, किसको, शुद्ध वायु को, शुद्ध वायु को ग्रहण किया जाता है। मतलब पूर्ण रूप से ऑक्सीजनित वायु को ग्रहण किया जाता है। ऐसा क्यों है कि जो हमारा जो नासाद्वार है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां। क्या पाई जाएगी, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। साथ ही छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। रोम मतलब बाल पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल से आने वाले जो क्या होते हैं, कचरा होता है, मिट्टी के कण होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। और रोक कर क्या करते हैं, केवल ग्रसिका में शुद्ध वायु को पहुंचाते हैं। अब यदि कारणवश क्या हो जाता है, हमारे जो नासाद्वार है, या क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बंद का मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है, श्लेष्मा का श्रवण क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। श्लेष्मा का क्या होता है, श्रवण ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो क्या होती है, नासाद्वार होता है, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब यदि मान लीजिए हमारा क्या हो गया, नासाद्वार बंद हो जाता है, या फिर हमें वायु कम प्राप्त होती है, यदि हम कई बार बंद कमरे में होते हैं, तो वहां पर हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हम क्या करते हैं, मुख के द्वारा सांस को लेते हैं, ऐसे। तो क्या होता है, मुख के द्वारा सांस लेते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, नासाद्वार के बिना भी हम श्वसन क्रिया को कर सकते हैं, जो कि किसके द्वारा, मुख गुहा द्वारा। किसके द्वारा, मुख गुहा द्वारा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब हम मुख गुहा के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, मतलब गैस को ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर गैस में जो वायुमंडल में जो गैसें हैं, उनमें उपस्थित जो मृदा के कण है, छोटे जो पत्ते हैं, पेड़ पौधों के जो सूखे पत्ते हैं, समस्त क्या होते हैं, हमारे मुख के द्वारा, मुख गुहा के द्वारा ग्रसनी में पहुंच जाते हैं। क्या होते हैं, मुख गुहा से ग्रसनी में पहुंच जाते हैं। और कहां पर चले जाते हैं, कंठों में चले जाते हैं। इसी कारण कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने मुख से ग्रहण करते हैं वायु, और कुछ कचरा, मिट्टी के कण हमारे जैसे ही ग्रसनी में पहुंच जाते हैं, तो हमें क्या होती है, छींक सी आती है।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर हमें क्या होती है, पूर्ण रूप से शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजनित वायु नहीं मिल पाती है। आगे क्या होता है कि जब मुख गुहा के द्वारा या फिर नासाद्वार द्वारा हमने क्या किया, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण किया मतलब शुद्ध वायु को ग्रहण किया, और वह कहां पर चली जाती है, ग्रसनी में जाती है, और ग्रसनी से क्या होती है, कंठ से टकराती है। क्या होती है, कंठ से टकराती है। और कंठ क्या होते हैं, स्वर उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर उत्पन्न होते हैं। स्वर का मतलब ध्वनि। क्या करते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने गैस ली, गैस लेने पर किससे, नासाद्वार द्वारा वायु को ग्रहण किया, वायु को ग्रहण करने पर वो ग्रसनी में गई, और ग्रसनी से हमारे कंठों से टकरा रही है। किससे टकरा रही है, कंठों से टकरा रही है। जैसे मेरे से मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, गैस ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, तो क्या हुआ, वो वायु किससे टकरा रही है, कंठों से टकरा रही है। और कंठों से जब वो टकराएगी तो हमारे जो कंठ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक तंतु कहते हैं। तो उन वाक तंतुओं के मध्य जो पतली जो झिल्ली होती है, उनमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है, कंपन होता है। और उन्हीं कंपन के द्वारा हमारे अंदर क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वर का निर्माण होता है, और वह बाहर की ओर स्वर के रूप में बाहर की ओर निकलती है। अब यहां से कंठ से जो वायु है वो कहां पर आ जाती है, श्वास नली में आ जाती है। क्या आ जाती है, श्वास नली में आ जाती है। किसमें आ जाती है, श्वास नली में। और श्वास नली के माध्यम से ये कहां पर पहुंच जाती है, श्वसनिकाओं में पहुंच जाती है। कहां पर, श्वसनिकाओं में। जहां पर क्या होता है कि श्वास नली जो होती है, इसके क्या होते हैं, दो भागों में ये विभाजित होती है। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित होती है। जो कि यहां पर जैसे ही ये फेफड़ों पे आती है, फेफड़ों तक आती है, तो ये क्या हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो श्वास नली को क्या कहते हैं, फिर श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। अब इन श्वसनिकाओं के माध्यम से वायु कहां पर आती है, कुपिकाओं में आती है। कहां पर आती है, कुपिकाओं में। कुपिका का मतलब समझ गए ना, कुपिका छानने का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है, छानने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर क्या आती है, वायु कुपिकाओं में आती है। कहां पर आती है, कुपिकाओं में आती है। और कुपिकाओं से क्या होती है, कुपिका क्या होती है, छान देती है, वायु को क्या कर देती है, छान देती है। और छानकर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को क्या करती है, पूर्ण रूप से शुद्ध ऑक्सीजन को क्या करती है, फेफड़ों तक भेज देती है। किसमें भेज देती है, फेफड़ों में भेज देती है। अब फेफड़ों द्वारा क्या किया जाता है, फेफड़ों द्वारा उस ऑक्सीजन को मतलब फेफड़ों क्या करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। और अवशोषण के पश्चात फेफड़ों के अंदर क्या होती है, सूक्ष्म अति छोटे छोटे रोमनुमा संरचना में क्या लगी होती है, केशिकाएं लगी होती है। क्या लगी होती है, केशिकाएं। केशिकाएं लगी होती है। जो केशिकाएं क्या करती है, धमनी और शिरा से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, धमनी और शिरा से जुड़ी होती है। तो इन केशिकाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, रुधिर में मिला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रुधिर में मिला दिया जाता है। अब यहाँ पर ये केशिकाओं के अंदर से क्या होगी, जैसे कि कुपिका से छना, फेफड़ों में ऑक्सीजन गई और फेफड़ों से कहां पर गई, केशिकाओं में। और केशिकाओं में जाने के पश्चात वह केशिकाएं क्या करती है, इस ऑक्सीजन युक्त वायु को शिराओं के माध्यम से, किसके माध्यम से, शिराओं के माध्यम से हृदय तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है, हृदय तक। और फिर हृदय इसे हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक। फिर वही कोशिकाओं द्वारा जब हम आहार ग्रहण करते हैं, और आहार के दौरान जो हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और जब पोषक तत्वों का क्या होता है, विखंडन किया जाता है, मतलब पाचन किया जाता है। पाचन करने पर क्या होती है, ऑक्सीजन उनका विखंडन करने में सहायक होती है। तो जब ऑक्सीजन द्वारा उन पोषक पदार्थों का क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है, या फिर हमारे शरीर के अंदर जो कार्य होता है, तो उस कार्य को जब किया जाता है, किसी प्रकार से किसी कोशिका द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब ऊर्जा को क्या किया जाता है,
ऊर्जा के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो वहां पर अपशिष्ट निकलता है और वो अपशिष्ट क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सामान्य रूप से हम देखेंगे पोषण के आधार पर कि जब हम पोषक तत्वों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, पोषक तत्वों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करने पर जब उनको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उनका विखंडन करते हैं और उनसे क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जब उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है तो ऊर्जा प्राप्त होने के साथ साथ उनसे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि क्या करती है, वही धमनी और सिराओं के माध्यम से वह हृदय तक आती है और हृदय से धमनी द्वारा वापस कहां पर आ जाती है, हमारे फुफ्फुस तक पहुंचा दी जाती है। अब यहां पर जैसे ही क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हमारे फुफ्फुस पर आएगी और फुफ्फुस से वापस कहां पर, कुपिका पर आएगी और कुपिका द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया जाएगा, श्वसनिका से श्वसनिकाएं और श्वसनिकाएं से श्वास नली से ग्रसनी और ग्रसनी से या तो मुख गुहा द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर नासा द्वारा बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारे जो फुफ्फुस है, जो हमारा जो श्वसन तंत्र है, इसकी रक्षा कौन करता है, इसके लिए बहुत ही कोमल होता है। क्या होता है, बहुत ही कोमल होता है, तो इसकी रक्षा की भी कहीं बात आ जाती है कि सुरक्षा किस प्रकार होती है कि ये तो बहुत ही हल्का है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे कंठ है इसके अंदर छल्ले नुमा संरचना होती है, जो कि हमारी गर्दन से यहाँ से लास्ट तक ये जो छल्ले होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो इन छल्लों के द्वारा इसे क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, इसकी आकृति को बनाए रखने में ये सहायता प्रदान करते हैं। अन्यथा ये क्या है, बहुत ही एक नलिका है, पतली झिल्ली होती है, जिसके कारण ये क्या होती है, सिकुड़ भी सकती है। क्या करती है, सिकुड़ भी सकती है। लेकिन इसके लिए क्या होते हैं, ये छल्ले लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, छल्ले लगे होते हैं। हमारे जैसे गर्दन में मान लीजिए ये छल्ले लगे होते हैं, इनके द्वारा क्या होती है, ये स्थिर अपनी संरचना को बनाए रखती है। साथ ही जो हमारे जो फेफड़े हैं इसके बाहर की ओर बाहरी आवरण में क्या लगी होती है, पसलियां लगी होती है। क्या लगी होती है, पसलियां लगी होती है, जो कि हमारे यहाँ पर है, जो कि देख लीजिए यहाँ पर जो हमारे जो पसलियां हैं, ये क्या करती है, हमारे जो फेफड़े हैं इनको सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही ये डायफ्राम जो नीचे की ओर होता है, क्या होता है, नीचे की ओर होता है, ये भी नीचे से हमारे जो श्वसन अंग है इसकी सहायता करता है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकाल रहे हैं। तो ये कब हो रहा है, एक निश्चित ही समय अंतराल के अंदर क्या हो रही है, यहाँ पर दो क्रियाएं संपन्न हो रही है। क्या हो रही है, दो क्रियाएं संपन्न हो रही है एक निश्चित ही समय के अंदर। मतलब बिना कुछ देरी किए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला। तो ये क्रियाएं क्या हो रही है, एक ही साथ दो बार दोहराई जा रही है। एक समय में क्या हो रही है, ये क्रियाएं दो बार दोहराई जा रही है। इसी कारण मानव श्वसन तंत्र को क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। याद रखना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, समझाइए। तो हम क्या कहेंगे कि एक निश्चित समय में क्या की जाए, दो क्रियाएं एक साथ की जाए। एक निश्चित समय में दो क्रियाएं एक साथ की जाए, जैसे कि मानव द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकालना, उसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। साथ ही मानव के श्वसन अंग तंत्र को क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। याद रखना, एक होता है अंत श्वसन, एक होता है उच्च श्वसन। क्या होता है, अंत श्वसन और उच्च श्वसन, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।